अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दुनिया फुटबॉल से बहुत सी खबरें, दिलचस्प तबसरे और ढेर सारी मालूमात के साथ प्रोग्राम गोल्डन बूट में हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरा नाम माज अहमद है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सहरियाब आफरीदी। फुटबॉल के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स के बारे में भी फुटबॉल एक्सपर्ट हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में आप देख पाएंगे एस्टन विला की प्रीमियर लीग के गुज़िश्ता सीजन में रही शानदार कारकर्दगी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इंग्लिश प्रीमियर लीग में वापसी की उम्मीद, चेल्सी फुटबॉल क्लब की ब्राइटन के स्टार खिलाड़ी को खरीदने की कोशिशें तेज, बायर्न म्यूनिख इंग्लिश स्टार फुटबॉलर को खरीदने के लिए पुरुम्मीद, लियोनेल मेसी का इंटर मियामी में हुआ शानदार इस्तकबाल। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जिक्र करते हैं एस्टन विला की शानदार कारकर्दगी का। जी हाँ नाजरीन, एस्टन विला की प्रीमियर लीग के गुज़िश्ता सीजन में शानदार कारकर्दगी, पॉइंट्स टेबल में पहली 7 में आना कोई आम बात नहीं है। उनकी इस कारकर्दगी पर हम अपने फुटबॉल एक्सपर्ट सहरियाब आफरीदी से जानेंगे कि एस्टन विला का गुज़िश्ता सीजन कैसा रहा। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि टॉप 7 में उन्होंने फिनिश किया। यूएफा यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफाई करना, उस पोजीशन से जब ये रेलीगेशन के लिए लड़ रहे थे और बहुत सारे पंडित्स ने कह दिया था कि जो गोइंग डाउन वाले क्लब्स हैं उनमें 3 नाम जो आ रहे थे उसमें एस्टन विला का नाम भी सरे फहरिस्त था। स्टीवन जेरार्ड जो हैं वो मैनेजर थे और एस्टन विला से जो सबसे अहम चीज़ थी उनसे गोल ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने जेरार्ड को सैक किया, उनाई एमरे आए। उनाई एमरे ने, वो कहते हैं ना, रातों रात चेंज कर दिया क्लब को और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देना शुरू की और बॉटम हाफ से निकल के वो टॉप हाफ में चले गए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के बाद। ये तो इनेविटेबल हो गया ना कि क्लब का मैनेजर चेंज किया, मैनेजमेंट तब्दील हुई तो क्लब स्टार्टेड टू परफॉर्म। हाँ, क्योंकि फुटबॉल में मैनेजर का बहुत अहम किरदार रहा है और आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े क्लब्स जिनमें बड़े अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जैसे आप चेल्सी की मिसाल ले लें। चेल्सी ने सारे स्टार खिलाड़ियों को इकट्ठे कर लिया, लेकिन फिर भी उसकी आप गुज़िश्ता सीज़न की परफॉर्मेंसेस देखें, टॉप हाफ में क्या कोई मैच जीतने के काबिल ही नहीं थे। और अभी मैनेजर चेंज हुआ है तो उम्मीद है कि बेहतर होगी परफॉर्मेंस। चलें देखते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। खेला तो उन्होंने बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे प्लेयर ऑफ द सीज़न का। डगलस लुइस प्लेयर ऑफ द सीज़न करार पाए हैं। एस्टन विला के शानदार खिलाड़ी, इनकी इंफरादी कारकर्दगी के बारे में आफरीदी से जानते हैं। आफरीदी, क्या कहना चाहेंगे इनकी कारकर्दगी के बारे में? जी बिल्कुल, डगलस लुइस जो हैं वो प्लेयर ऑफ द सीज़न बने। एस्टन विला के प्लेयर्स ऑफ द सीज़न भी बने हैं और फैंस प्लेयर ऑफ द सीज़न भी बने हैं और इनकी बहुत ही शानदार कारकर्दगी थी। अभी इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता चलूँ कि क्योंकि ये वास्को डी गामा ब्राज़ील से आए हैं, उनकी एकेडमी का प्रोडक्ट थे। फिर आए थे यूरोप में, मैनचेस्टर सिटी इनको ख़रीद के लाई थी। फिर मैनचेस्टर सिटी में इनको एक भी मैच का मौका नहीं मिला और टैलेंट पूल ही इतना ज़्यादा था, उन्होंने फिर लोन पे दिया जिरोना। फिर वापस आए एस्टन विला और एस्टन विला ने परमानेंटली फिर इनको ख़रीद लिया और अभी शानदार कारकर्दगी। इवन आर्सेनल ने भी पिछले सीज़न और अभी जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में इनको भी ख़रीदने की बहुत सारी कोशिश की थी, लेकिन जो फ़ी थी वो ट्रांसफ़र फ़ी उस पर एस्टन विला एग्री नहीं कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस खिलाड़ी में। जी हाँ, बहुत ही शानदार खिलाड़ी। इनके स्टैट्स पर एक नज़र डालते हैं। साल 2022-2023 के सीज़न में डगलस लुइस 37 मैचेस खेले और 2927 मिनट्स ऑन पिच उन्होंने गुजारे। 6 गोल्स किए और 6 असिस्ट करने में भी कामयाब रहे। एक्सपेक्टेड गोल रेशो जो इनकी रही वो 2.8 रही। सीज़न के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं एस्टन विला की जानिब से। इनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ यंग प्लेयर ऑफ द सीज़न के बारे में बात करते हैं। एस्टन विला के यंग प्लेयर ऑफ द सीज़न जेकब रामजे करार पाए। जी हाँ, बेहतरीन नौजवान खिलाड़ी एस्टन विला के लिए जेकब रामजे। आफरीदी, आप किस तरह देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को? जी बिल्कुल, ये दूसरी बार यंग प्लेयर ऑफ द सीज़न बने एस्टन विला की तरफ से। पिछले साल भी ये अवार्ड जो था वो इनके हिस्से में आया। एस्टन विला की ही यूथ के प्रोडक्ट हैं और इनके दोनों भाई भी एस्टन विला की यूथ प्रोडक्ट का हिस्सा हैं। अभी एक जो हैं वो यूथ एकेडमी में खेल रहे हैं, जबकि दूसरे जो हैं वो भाई इनके मिडल्सब्रा लोन पे गए हैं एस्टन विला से। तो एस्टन विला बर्मिंघम का क्लब है और बर्मिंघम में ही इनकी पैदाइश हुई और अभी बहुत अच्छा प्राइस टैग, जब भी ये बेचेंगे तो अच्छा प्राइस टैग मिलेगा। इंग्लैंड के साथ भी अभी जो 2023 में यूरो कप हुआ है अंडर 21, उसमें भी इंग्लैंड को इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस के थ्रू जितवाया है वो टाइटल। तो बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है और इन्हीं की शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से ही एस्टन विला जो है वो रेलीगेशन से आके टॉप 7 में फिनिश किया इन्होंने। जी हाँ, रूकी ऑफ द ईयर एस्टन विला के लिए जेकब रामजी। एक नज़र डालते हैं इनके स्टैट्स पर। जेकब रामजे साल 2022-2023 के दौरान
35 मैचेस में एस्टन विला का हिस्सा बने, 6 गोल्स किए और 6 असिस्ट करने में भी कामयाब रहे, 2500 से ज़ायद मिनट्स पिच पर गुजारे और इनका एक्सपेक्टेड गोल रेशो जो है वो 5 रहा। जी हाँ, रूकी ऑफ द ईयर जेकब रामजे एस्टन विला के लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एस्टन विला के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए नौजवान खिलाड़ी की कारकर्दगी इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब बात करते हैं गोल ऑफ द सीज़न की। बर्ट्रैंड ट्रायोरे के गोल को गोल ऑफ द सीज़न करार दिया गया है। रेलीगेशन से भी बच गए और यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में भी जगह बनाने में कामयाब रहे। एस्टन विला के लिए सीज़न 2022-2023 निहायत शानदार रहा। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से मुतालिक बहुत सी खबरें, दिलचस्प तबसरे और ढेर सारी मालूमात के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे ख़वातीन फुटबॉल टीम के इंतज़ामी ढांचे के हवाले से। नॉर्मलाइजेशन कमेटी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इन दिनों बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मर्दों की टीम हो या ख़वातीन की टीम, कारकर्दगी का मयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इस हवाले से ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी और अखबारात में भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ साथ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में एक मामले पर हमें ये भी देखा गया कि पाकिस्तान ख़वातीन की फ़ुटबॉल टीम को सिंगापुर जाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा था, जो कि बड़ी मायूस कुन बात थी। लेकिन आखिरी लम्हात में उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया और अब पाकिस्तान ख़वातीन की फ़ुटबॉल टीम सिंगापुर में एक फ्रेंडली मैच के लिए, 2 फ्रेंडली मैचेस के लिए वहाँ मौजूद है। इस बारे में हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे। इंटरनेशनल फ़ुटबॉल के मुकाबले में अभी आप पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का जो मयार है उसे कहाँ देखते हैं? वो तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तो बहुत ही लो है। इवन जो हमारा ये सार्क वाला रीजन है उसमें भी हम सबसे लोएस्ट में आते हैं, क्योंकि हमारा जो आपने जैसे पिछले शोज़ में भी कहा कि जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फेडरेशन है, वो मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम से ज़्यादा उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मीडिया अटेंशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है बनिस्बत है कि वो ढांचे को और इंफ्रास्ट्रक्चर को और रूट को, जो ग्रास रूट है, उसको सही करने में हो। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये इसी तरह रहेगा और हमें अब तो साउथ एशियन गेम्स जीतने के लिए भी शायद 100 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई मिरेकल या मसीहा आएगा जो इस सिस्टम को ठीक करेगा तो ही पॉसिबल होगा, क्योंकि इधर जो है इस जो हमारे करंट सर्कमस्टांसेस में इसमें जो है वो ना तो हमें लोगों में डिसिप्लिन नज़र आती है और ना ही अकाउंटेबिलिटी है। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी और अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब जितने भी लोग हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और एक बंदा समझेगा कि मुझे तो अकाउंटेबल ही नहीं किया जा सकता, तो फिर वो कभी भी ये सिस्टम ठीक ही नहीं हो सकता। अच्छा, आपको लगता है कि अगर प्राइवेट तंजीमें, निजी जो इदारे हैं, वो अगर टेक ओवर कर लेते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन या नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ मिल के, उनके ताउन से अगर वो कोई ऐसा इंतज़ामी ढांचा देते हैं जो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के मयार को बेहतर बनाए, तो आपको ये मुमकिन लगता है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का मयार एकदम बेहतर हो सकता है? एकदम तो नहीं, उसमें भी प्रोसेस लगेगा। कोई भी चीज़ अगर एकदम ठीक होती है तो वो ख़राब भी एक ही दम होती है। तो जो चीज़ को आपने परमानेंट ठीक करना होता है उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, तब ही वो सस्टेनेबल होता है। सस्टेनेबल चीज़ के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। दूसरा ये कि पाकिस्तान में हमने बाकी इदारे भी देखे कि वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही इम्प्रूव हुआ है। अब हमारा जो अलमिया यही है कि जो भी चीज़ गवर्नमेंट के अंडर रहती है उसका बेड़ा गर्क ही होता है, और जब भी कोई प्राइवेट कंपनी आती है और उनको टेक ओवर करती है तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए हम फुटबॉल में भी तो बेहतरी आ सकती है। इवन अगर आप क्रिकेट का देख लें तो PSL ने ही हमारे क्रिकेट को इम्प्रूव किया है और अब हमारी लीग भी दुनिया की टॉप लीग में से आता है। तो इसी तरह अगर हम प्राइवेट जो एक मतलब फर्म्स हैं या प्राइवेट जो इदारे हैं उनको दे दें फुटबॉल, हैंड ओवर कर दें, तो उम्मीद है कि एटलीस्ट इस सिचुएशन से तो बेहतर ही हो। जी हाँ, इस बात पर तो सभी मुत्तफिक हैं और सभी पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के मयार को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है, बैनुल अक़वामी सर्कल से भी हम तवज्जो हासिल कर चुके हैं और अगर अब कुछ ना किया तो शायद हम फ़ुटबॉल की दुनिया में दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे रह जाएंगे। आज जो फुटबॉल क्लब हमने फीचर किया है डोमेस्टिक फुटबॉल सर्कल्स के हवाले से, वो है KRL फुटबॉल क्लब, कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्री फुटबॉल क्लब,
पाकिस्तान प्रीमियर लीग में मुतअद्दिद बार चैंपियन बन चुका है, नेशनल फुटबॉल लीग, नेशनल चैलेंज कप भी जीत चुका है। KRL की टीम पाकिस्तान प्रीमियर लीग में दीगर टीम्स के मुकाबले में सबसे मजबूत टीम समझी जाती है और इनके मुताबिक प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग में जब से पाकिस्तान प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ है, ये KRL जो है कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्री की जो फुटबॉल क्लब है, ये पाकिस्तान प्रीमियर लीग का हिस्सा रहा है। अगर बैनुल अक़वामी क्लब्स के मयार के हवाले से देखा जाए तो इनके पास भी फुटबॉल ग्राउंड अपनी मौजूद है। रावलपिंडी स्टेडियम में ये प्रैक्टिस करते हैं। आप इस बारे में कमेंट करना चाहेंगे कि किसी एक फुटबॉल टीम के लिए ग्राउंड का होना कितना ज़रूरी है, उनका अपना ग्राउंड होना? ऑब्वियसली अगर आपका ग्राउंड ही नहीं है तो फिर तो उम्मीद बहुत कम ही होती है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट को निकालना है और यंग टैलेंट को मतलब अपने लिए इस्टेब्लिश करना है, अपने क्लब को इस्टेब्लिश करना है, तो अपना ग्राउंड तो लाजमी है और उसमें बहुत सारे और एडिड फैक्टर्स आ जाते हैं। आपकी बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं। अगर आपके पास ग्राउंड ही नहीं है तो आप फिर ग्राउंड ढूंढने के पीछे ही सारा टाइम गुजार देंगे और जो मेन चीज़ है फुटबॉल और जो टैलेंट को प्रोड्यूस करना, उनको प्रॉपर ट्रेन करना, वो तो बैक साइड पे रह जाएगी। लेकिन मैं पर्सनली मैं आप वैसे नेशनल फुटबॉल लीग जो है, जो सेकंड टियर की लीग है, उसमें कुछ ऐसे क्लब्स हैं जो अपना ग्राउंड भी आउटसोर्स करते हैं, जिनके पास अभी अपना स्टेडियम तक नहीं है, बट दे स्टिल कम्पीट और दे आर डूइंग अ फाइन जॉब। लेकिन ये जो सहूलियात हैं, जो रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड हैं, उसकी फहरिस्त में ऑफ कोर्स आई कुडंट एग्री मोर कि सबसे पहला जो है वो आपका स्टेडियम जो है वो अपना होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेल रहे हो तो मुझे पर्सनली लगता है कि किसी का अगर अपना पर्सनल क्लब नहीं है किसी क्लब का, तो उनको तो खेलने ही नहीं देना चाहिए। उनको तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये कि आपका स्टेडियम होना चाहिए, आपका ट्रेनिंग स्टेडियम, एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी होना चाहिए और एक प्रॉपर स्टेडियम भी होना चाहिए, तभी आप जाके एक बड़े लेवल पे compete भी कर पाओगे। अब ऑब्वियसली आपने जैसे कहा कि कुछ के क्लब्स भी नहीं आउटसोर्स करते हैं लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन लेवल ही इस लेवल का है कि उनके जो आपस में जो बाकी भी क्लब्स हैं उनके पास भी अपने ग्राउंड्स नहीं है। तो ये एक डिलेमा तो है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं फुटबॉल के रिलेटेड काफ़ी जो हैं वो डैमेज है ऑलरेडी और कोई हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली, क्योंकि आप ज़्यादा रिसर्च करते हैं पाकिस्तान फुटबॉल पे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा बेसिक एलिमेंट है जो अगर ठीक हो गया ना, क्योंकि कोई भी अगर आपने बिल्डिंग बनानी हो ना तो सबसे पहले जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है। आपकी अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तो बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगा। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी फाउंडेशन के स्टेज पे ही है, कि क्या ऐसी बेसिक एलिमेंट है कि अगर वो ठीक हो जाए ना तो हमारा फुटबॉल खड़ा हो सकता है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विलिंगनेस तो देखें, पाकिस्तान फुटबॉल को इस्टेब्लिश करने के लिए जो विलिंगनेस है वो तमाम तबकात में है। वो निजी तंजीमें हैं, सरकारी तंजीमें हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, सभी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का मयार बेहतर बने, हमारी टीम्स अच्छा परफॉर्म करना शुरू करें। अब अगला हदफ ये है कि कामयाब इनकाद हो हमारी दोनों लीग्स का, सेकंड टियर लीग का भी और टॉप टियर लीग का भी, और उसमें से बेहतरीन खिलाड़ियों का पूल नेशनल टीम के लिए दस्तयाब हो। अगला हमारा हदफ ये है। अब इस हदफ को कामयाबी से हासिल करने के लिए हमें बेहतरीन स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है। अब वो सरकारी तंजीमों के थ्रू आते हैं, वो नीम सरकारी इदारों के इश्तराक से आते हैं, या वो गैर सरकारी तंजीमें मिलकर इकट्ठा करती हैं, ये तो अब वक्त बताएगा। इस बारे में अभी कुछ कहना तो कबल वक्त होगा, लेकिन एटलीस्ट हम इस बात की तमन्ना तो करते हैं, इस बात की ख्वाहिश तो करते हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का मयार अब बेहतर हो जाना चाहिए। वैसे मोस्टली क्या जो है वो बेसिक ब्लॉकेज जो है या ऑब्स्टिकल है वो आता है हर साल हमारा प्रीमियर लीग या जो लीग है कंपेटिटिव लीग कराने में सबसे मेजर जो एलिमेंट है, ऑब्स्टिकल है, वो क्या पेश आता है? क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं, आप एटलीस्ट एक लीग तो हर सीज़न करवा ही सकते हो अगर बाकी चीज़ अगर नहीं ठीक कर सकते। देखिए, आई बिलीव सबसे पहले तो टीम्स की दस्तयाबी, टीम्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, और टीम्स के पास इतना सफिशेंट रेवेन्यू होना चाहिए कि वो एटलीस्ट एक लेवल का कंपटीशन जो है, एटलीस्ट जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम क्लब चैम्पियनशिप्स होती हैं, एटलीस्ट उस लेवल पे compete करने के मुकाबले पर तो हमारे क्लब्स आ जाए ना। अभी ये है, रिसोर्स की स्केर्सिटी है, हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है,
लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अब हमें तवज्जो मिल रही है, मसाइल सामने आते जा रहे हैं एंड दे आर ब्रॉट ऑन द डिस्कशन टेबल, तो वन बाय वन ये मसाइल जो हैं ये हल होते जाएंगे और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान प्रीमियर लीग का मयार भी ऐसा हो जाएगा कि चाइना की जो सुपर लीग है, टर्किश लीग जो हैं, या जो एशियाई ममालिक में वेस्ट एशिया के जो ममालिक हैं, सऊदी प्रो लीग है, यहाँ तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रसाई जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। अब एक और सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर KRL है या जो बाकी जितने भी क्लब्स हैं, SNGPL, जितने भी ये प्रीमियर लीग में खेलते हैं, इसको अगर हम रिप्लेस कर दें और रीजन वाइज कर दें, तो आपको नहीं लगता कि उसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट बिल्ड होगा? अगर KPK फॉर एग्जांपल KPK का सिंध के साथ मैच है या पेशावर का क्वेटा के साथ मैच है, लाहौर जैसे लाहौर कलंदर PSL में और कराची का मैच होता है तो बहुत एक्साइटिंग होता है, तो फैंस का ऑन बोर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फैंस आपका फुटबॉल मैच या कोई भी एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं देखते तो उसमें फिर ना तो बेहतरी की उम्मीद ज़्यादा आप कर सकते हैं और ना ही डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकती है। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज करके रीजन वाइज ये बड़ा बेहतरीन आइडिया है और खुशकिस्मती ये है कि अभी जो सेकंड डिवीजन की हमारी लीग है ना, जिसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट भी होती है और जो प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन के ज़रिए तमाम जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें बिल्कुल इसी तरह मुकाबले होते हैं। रीजन वाइज जोन्स डिवाइड होते हैं, शहर का शहर से होता है, फिर प्रोविंस का प्रोविंस से होता है। अगर आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की कॉम्पोजिशन भी देखें ना, तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मेंबर्स जो है वो प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन से आती है। पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन से एक मेंबर होता है, फिर सिंध फुटबॉल एसोसिएशन है, फिर बलोचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन है, KPK फुटबॉल एसोसिएशन है। इन जो रीजनल जो प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन हैं, इनकी झेली तंजीमें होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितने किसी भी एक, जिस तरह पंजाब में आप देखें 36 अजला हैं, 8 डिवीजन हैं और 36 अजला हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी टीम होती है। तो जब इंटर डिस्ट्रिक्ट होती है तो इन सारे क्लब्स को जिस शहर की या जिस तहसील की, जिस ज़िला की टीम होती है, उन्हें कम्पीट करने का मौका मिलता है। अब जो ज़िले या जिन शहरों में अदम दस्तयाबी होती है, टीम की दस्तयाबी, वो अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दे पाते हैं, वहाँ से फिर उस टूर्नामेंट में उन टीम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। खुशकिस्मती ये है कि अभी भी कुछ इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर कुछ शहरों में टीम्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती तो ऑब्वियसली वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनती, मगर रफ्ता रफ्ता हम अपनी उस मंजिल की जानिब गामज़न हैं जहां हम पाकिस्तान फुटबॉल का मयार जो है वो बेहतर होते हुए देख रहे हैं। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। अब प्रोग्राम में वक्त हुआ है कुछ ट्वीट्स का। कुछ ट्वीट्स शामिल करते हैं सोशल मीडिया से। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सी ट्वीट है। न्यूकासल बॉस एडी हाउ रिफ्यूजेस टू रूल आउट लोन डील्स विद सऊदी क्लब्स फॉर लाइक्स ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड रूबन नेवेज। अफरीदी, क्या कहानी है ये? जी बिल्कुल, जैसे व्यूअर्स हमने पहले भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो मतलब अल नसर जब गए थे और कुछ अरसे बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर न्यूकासल टॉप 4 में फिनिश करती है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापसी कर सकते हैं प्रीमियर लीग में और ख़ास तौर पे चैंपियंस लीग में, क्योंकि वो चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलना चाहते थे और उन्होंने कोशिश भी की थी कि किसी चैंपियंस लीग में क्वालिफाइड क्लब के साथ वो जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। वो पॉसिबल नहीं हो पाया, फिर अल नसर चले गए और अब क्योंकि न्यूकासल ने मिरेकलसली पहले ही सीज़न में चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी और न्यूकासल जो है वो भी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ PIF आता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड है सऊदी अरब का, जो ये सारे पांचों क्लब्स को भी मैनेज कर रहा है और प्रीमियर लीग में उन्होंने न्यूकासल को भी पिछले सीज़न खरीदा था। तो अब एडी हाउ से जब पहले सवाल पूछा जाता था जब लीग चल रही थी तो तब तो वो डॉज कर देते थे सवाल को, लेकिन अभी जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ना नहीं की। पहले वो ना करते थे लेकिन अभी उन्होंने ना नहीं की और कहा कि कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब रोनाल्डो के फैंस के लिए खुशखबरी कि वो वापस हमें चैंपियंस लीग में भी देख सकते हैं और प्रीमियर लीग में भी न्यूकासल के लिए खेलते हुए देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। न्यूकासल की तरफ से खेलने के लिए ख्वाहिशमंद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाली खिलाड़ी। दूसरी ट्वीट अब शामिल करते हैं। I understand Chelsea will improve their bid of Moises Caicedo this week as revealed yesterday. It's not about official bids as Chelsea Brighton are discussing directly club to club, but proposal will be improved more than 70 million pounds fixed. Chelsea hope to get it done this week. अफरीदी, ये क्या स्टोरी है और ये किसके तबादले के बारे में बात हो रही है? मोइसेस कैसिडो जो कि जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में आर्सेनल ने भी कोशिश की थी इनको ख़रीदने की और 65 मिलियन तक तो आर्सेनल भी देने को तैयार थी, लेकिन तब जो है वो ब्राइटन ने
साफ साफ इनकार किया था कि 100 मिलियन प्लेयर है तो हम 100 मिलियन से कम नहीं बेचेंगे। फिर मोइसेस कैसिडो ने भी कहा था कि मैं जाना चाहता हूं। फिर ब्राइटन ने उनको कहा कि आपको हम यूरोप में लेके आए हैं और आपने अभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन आप इस तरह तो ना करें, हमें भी एडवांटेज दे के आप जाएँ। तो तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया था ब्राइटन के साथ। अभी समर ट्रांसफ़र विंडो में उन्होंने बेचना था और इनके अभी जो लिंक्स चल रहे हैं वो चेल्सी के साथ है। चेल्सी ने पहली 60 मिलियन बिड अराउंड 65 की थी पाउंड्स, और वो ब्राइटन ने रिजेक्ट की थी। अभी क्लब्स जो हैं वो डायरेक्ट बात करें आपस में, तो उम्मीद है कि चेल्सी जो है इनकी साइनिंग कर लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 65-70 प्लस ही होगा, तभी जाके बात बनेगी और साथ में बोनसेस देने पड़ेंगे चेल्सी को, ब्राइटन को, तभी ये डील होगी फाइनलाइज। हालांकि जो मोइसेस कैसिडो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स प्रीमियर लीग में हमें नज़र आए इस सीज़न, तो चेल्सी के लिए एक अच्छी एडिशन होंगे। तो आपको वैसे लगता है इट्स नॉट गोना हैपन? नहीं, इट वुड हैपन बट इट वुड टेक टाइम एंड मनी फॉर चेल्सी टू पुल ऑफ दिस डील। जी हाँ, इसके साथ ही अब तीसरी ट्वीट हम शामिल करते हैं, बायर्न म्यूनिख के हवाले से है। बायर्न म्यूनिख के ऑनरेरी प्रेसिडेंट ओली होएनेस कॉन्फिडेंट हैं इंग्लिश कप्तान को अपनी टीम में शामिल करने पर। आप आफरीदी से जानते हैं इस बारे में ये क्या कहानी है। हैरी केन इंग्लिश कप्तान हैं और उनको बायर्न म्यूनिख की जानिब से अपनी टीम में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की गई है। जी बिल्कुल, ये पहले भी व्यूअर्स हमने आपके साथ न्यूज़ ब्रेक की थी कि इन्होंने 80 मिलियन की बिड की थी, फिर वो रिजेक्ट हुई। टॉटनहम के लिए खेलते हैं, टॉटनहम ने 80 मिलियन तो रिजेक्ट की। ऑब्वियसली जब हर प्लेयर 100 मिलियन से कम में बात कोई भी क्लब नहीं कर रहा और हर प्लेयर 100 मिलियन से ऊपर ही जा रहा है, तो हैरी केन जैसा वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर जो टॉटनहम का भी ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर है, इंग्लैंड का भी ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर है, तो वो मुझे नहीं लगता कि 80 मिलियन और 85 मिलियन में बात बनेगी। तो 85 मिलियन की जो दूसरी बिड थी वो भी रिजेक्ट हो गई। लेकिन अभी बायर्न म्यूनिख का बयान आया है सामने और उन्होंने कहा है कि हम अगर हैरी केन अपनी बात पे कायम रहे तो हम ये डील पुल ऑफ कर लेंगे। इसका मतलब ये व्यूअर्स कि हैरी केन ने उनको उम्मीद दिलाई है, मतलब उनकी जो आपस में क्लब और प्लेयर की जो है वो एग्रीमेंट हो चुकी है, बस क्लब टू क्लब जो एग्रीमेंट है वो होनी है। और इवन बायर्न म्यूनिख ने कहा है कि हम डैनियल लीवी को भी मना लेंगे। तो अब जो पीएसजी इस ट्रांसफ़र में कूद पड़ी थी तो उनके चांसेस इस न्यूज़ के बाद थोड़े से स्लिम लग रहे हैं, लेकिन कुछ भी ट्रांसफ़र पीएसजी ने भी हैरी केन को साइन अप करने में इंटरेस्ट शो किया है। जी बिल्कुल, और उन्होंने पहली बिड ही 85 प्लस उनकी की थी, अराउंड 87 मिलियन बिड, ताकि थोड़ी सी उनके स्टार खिलाड़ी तो जितने भी हैं वो आई थिंक they are making their way to other leagues and other clubs. Yeah, you are right. Lionel Messi has already left the club and joined Inter Miami, और किलियन एम्बापे जो हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करवाना चाह रहे और वो भी रियल मैड्रिड चले जाएंगे। नेमार की अगर माने तो वो भी ट्रांसफ़र न्यूज़ की जद में हैं और बार्सिलोना जाना चाह रहे हैं। बार्सिलोना तो शायद अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन प्रीमियर लीग क्लब्स कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा इनको, एटलीस्ट किलियन एम्बापे की तो रिप्लेसमेंट चाहिए। हैरी केन डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो जगह फिल कर देंगे। डेफिनेटली जी, सभी एक्साइटेड होंगे, खुसूसन टॉटनहम के और हैरी केन के जो मद्दाह हैं वो उन्हें किसी बेहतर टीम की जानिब से खेलते ज़रूर देखना चाहेंगे। बायर्न म्यूनिख और पीएसजी ने इंटरेस्ट जाहिर किया है उन्हें साइन अप करने में। आपने जाना है आफरीदी से। अगली ट्वीट शामिल करते हैं। अगली ट्वीट में हमारे पास मेसी के नए क्लब इंटर मियामी के हवाले से एक खबर है जिसमें बताया जाता है कि इंटर मियामी ने ऑफिशियली लायोनल मेसी को एक इस्तकबालिया दिया है। इंटर मियामी ने लायोनल मेसी का शानदार इस्तकबाल किया मेजर लीग सॉकर में। इंटर मियामी अभी पॉइंट्स टेबल पर इनफरादी तौर पर तो कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सकी है। लायोनल मेसी की शमूलियत को आप किस तरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मेजर लीग सॉकर में जो वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में इनका सबसे सेकंड लोवेस्ट नंबर है, और मेसी के आने क्योंकि इन्होंने हारने के रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं अभी, ख़ास करके इस सीज़न में, तो मेसी के शामिल होने से ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन जो प्लेयर्स हमने इवन जो सऊदी प्रो लीग में आप देखें कि अल नसर का जिस क्लब के साथ भी मुकाबला होता था तो पहले जो अल नसर इजीली मैचेस जीत रही थी वो उनके लिए जीतना मुश्किल हो गए थे, क्योंकि उसमें रोनाल्डो आ गए थे। तो बाकी प्लेयर्स के लिए जो अपोनेंट प्लेयर्स थे उनको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाती है कि मैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर के सामने खेल रहा हूँ, तो मैंने कुछ दिखाना है, अपना परफॉर्मेंस भी। तो यही होगा कि इनकी टीममेट्स जो हैं वो मेसी के शामिल होने के बाद इन्होंने मेसी को भी कुछ अपना दिखाना होगा कि यार हम इतने बड़े खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो
परफॉर्मेंसेस तो यकीनी इंप्रूव होगी, इसमें तो कोई शक नहीं। मोटिवेशन लेवल जो है वो तो इनेविटेबल है, लेकिन कोई एक खिलाड़ी जो है वो किसी टीम की भी कामयाबी में कैसे किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि देखें वो जो अभी इंटर मियामी के भी जो दूसरे खिलाड़ी हैं, उनको इस लेवल की परफॉर्मेंस के साथ कैलिब्रेट करने में भी तो टाइम लगेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जेल होंगे आपस में खिलाड़ी तो ही परफॉर्मेंस होगी। लेकिन यूजुअली देखा गया है कि अगर कोई बड़ा खिलाड़ी आता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंस्टेंट देखा गया है, और मुझे लगता है कि इंस्टेंट इम्पैक्ट ही होगा। और मेसी बहुत ही आउटस्टैंडिंग, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया। वो जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था वर्ल्ड कप, वो भी उन्होंने अचीव कर लिया। तो अब उनके कैरियर में बस रेस्ट वाला टाइम है, इसलिए मियामी आए हैं अपनी फैमिली के साथ। इधर इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और सुकून से अब आखिरी जो इनके फ़ुटबॉल के एक तरह से डेज़ हैं वो गुजारेंगे। और इस्तकबाल भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग था, और पर्सनली भी ये जो हैं वो इस जगह को प्रेफर करते हैं। तो अब देखते हैं कि परफॉर्मेंसेस अब ग्राउंड पे, क्योंकि जो अभी तक अपडेट्स हैं व्यूअर्स वो ये कि जो MLS ऑल स्टार्स की जो टीम होगी अभी आर्सेनल के साथ, उन्होंने एक फ्रेंडली मैच खेलना है, तो मेसी का जो डेब्यू होगा वो उस मैच में होगा। तो अभी देखना पड़ेगा कि वो डेब्यू जो है वो हमें उस मैच में नज़र आता है या नहीं। लेकिन पुरुमीद तो सारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अमेरिका में बढ़ गई है। सॉकर इतना फेमस नहीं है, लेकिन इस तरह के स्टार्स आएंगे तो पॉपुलराइज और हो जाएगा। जी हाँ, लायनल मेसी को उनके मद्दाह भी देखने के लिए नहायत पुरजोश रहेंगे, और एवरीबॉडी इज़ गोना बी एक्साइटेड बिकॉज मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी में अब वो इन एक्शन दिखाई देंगे। अगली ट्वीट देखते हैं। अगली ट्वीट हमारे पास क्या है? स्टार प्लेयर सर्जियो बुस्केट्स इंटर मियामी सर्जियो बुस्केट्स को मुतारफ़ कराना चाह रही है। इस बारे में भी जानते हैं शहरयाब आफरीदी से कि सर्जियो बुस्केट्स के बारे में क्या तफसीलात हैं इंटर मियामी के हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे कि मेसी जो हैं जब इंटर मियामी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था तो उसके बाद ही खबरें आ गई थी कि मेसी को ये भी एक गारंटी दी गई थी इंटर मियामी की तरफ से कि आपके जो दो करीबी दोस्त हैं बार्सिलोना के, जॉर्डी आल्बा और सर्जियो बुस्केट्स, वो उनको भी हम खरीदेंगे और आपके साथ ही वो खेलेंगे। तो उसमें जो सर्जियो बुस्केट्स वाला पार्ट था वो तो कंप्लीट हो गया, सर्जियो बुस्केट्स ने भी ज्वाइन कर लिया है। और इसी इवेंट में ये गोल्ड कप का फाइनल चल रहा था मैक्सिको और पनामा के बीच में, और 1-0 मैक्सिको ने फाइनल जीत लिया। लेकिन उसके बीच में जब ब्रेक थी तो उसमें ही ये दोनों प्लेयर्स, पहले सर्जियो बुस्केट्स को अनाउंस किया गया, उसके बाद लियोनेल मेसी को। अब अपने दोस्त के साथ ये खेलेंगे और उम्मीद है कि एक अच्छी टीम बना लेंगे अब दोनों प्लेयर्स। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो हमने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के हवाले से, आपने देखा सऊदी प्रो लीग में भी अब बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को, बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों को और ठीक ठाक शोहरत के हामिल खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है। और इसी तरह अब मेजर लीग सॉकर जो अमरीकी लीग है, जो पहले इतनी मकबूल नहीं थी, लेकिन अब वो मकबूलियत का उसका जो ग्राफ है वो इट्स राइजिंग। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये ट्रेंड जो है, जो कन्वेंशनली जो जिन लीग्स को ज़्यादातर देखा जाता है जैसे ला लीगा है या इंग्लिश प्रीमियर लीग है, उनके मुकाबले में अब इन गैर मकबूल लीग्स में भी बड़े खिलाड़ियों की शमूलियत जो है वो नज़र आने लगी है। जी बिल्कुल, और ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है कि यूरोप से जो है वो फुटबॉल एक तरह से जा रही है, और ये ऑब्वियसली फुटबॉल जो है वो यूरोप की ही है और सारे टॉप क्लब्स यूरोप के हैं, सारे टॉप कंट्रीज़ यूरोप की हैं। ऑल दो वर्ल्ड कप्स में साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना है और यूरुग्वाई भी है। लेकिन इनकी लीग्स इतनी, क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स जो हैं वो यूरोप में आ जाते हैं और यूरोप में उनको मुआवजा भी ज़्यादा मिलता है और क्वालिटी ऑफ फुटबॉल भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। लेकिन अभी क्योंकि जो सऊदी प्रो लीग ने ट्रेंड सेट कर दिया है, MLS बड़े अरसे से कर रही है, एक बार नाकाम भी हो चुकी है पहले के टाइम से। उस टाइम पे NASL था, और फिर जब वो फार्मूला जो था वो नाकाम हुआ पहले वाला, उसके बाद फिर 1991 के बाद MLS कायम हुई, 96 में शुरू हुई। अब MLS में जो थे वो बड़े प्लेयर्स, जिसमें डेविड बैकम जब आए थे तो तब थोड़ा सा पॉपुलराइज हुई थी। अब लियोनेल मेसी जो हैं उससे भी एक बहुत बड़े स्टार हैं, तो अब और पॉपुलराइज होगी। लेकिन ये है कि फोकस जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है यूरोप से। एक सऊदी प्रो लीग ले रही है अपने हिस्से का जो लाइमलाइट है, और अब MLS ने भी उसमें बढ़ चढ़ के कदम लेने की कोशिश और बड़ी बड़ी सरमायाकारी इसके नतीजे में देखने आई है। जी हाँ, ये थी कुछ ट्वीट्स जो हमने प्रोग्राम में शामिल की। आज के लिए प्रोग्राम गोल्डन बूट में सिर्फ इतना ही। अगर आप प्रोग्राम को रिपीट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.fastsports.tv पर। ये प्रोग्राम नशर मुकर्रर के तौर पर भी देखा जा सकता है। प्रोग्राम से आज अपने मेज़बान
माज अहमद और एक्सपर्ट सहरियाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।